हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कि किस बेसिस पे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करते हैं आज की वीडियो में। देखो एनएमआर, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियर, किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से। इसमें हम न्यूक्लियस की स्पिन के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसमें एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है ये हम अब जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आगे आएगा, तो तब इसको क्लियर करते चलेंगे। तो एनएमआर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो हम बहुत तरह की एनएमआर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग H1 एनएमआर, कार्बन 13 की बात करते हैं तो कार्बन 13 एनएमआर, इस तरह से F19 P31 एनएमआर। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनएमआर है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज्ड और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है H1 एनएमआर। तो H1 एनएमआर बिल्कुल बेसिक है और इसको ही बेस लेके, मतलब इसी को बेसिस मान के इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल ड्राइव करते हैं हम आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे ही, H1 एनएमआर से। H1 एनएमआर को PMR भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है, H1 है। H1 का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, H1 यानी मास 1 है, वन एटॉमिक नंबर एंड 1 मास नंबर। तो मास नंबर 1 है यानी एक प्रोटॉन है। तो सिर्फ क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो इसलिए इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो H1 एनएमआर को PMR भी बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई है, रैंडमली ओरिएंटेड है। जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता तब तक ये ऐसे ही रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो या ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो हमने ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई या तो अपने आप को, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या तो अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से अलाइन कर लेता है। तो जो इसके अकॉर्डिंग है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो अपने आप को अलाइन कर लेता है उसको बोलते हैं अल्फा स्पिन। अल्फा स्पिन, और इसको होती वैल्यू +12। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था H1 हमारे न्यूक्लियाई है, उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या होता है? +12 एंड -12, +12 एंड -12। तो +12 को बोलते हैं अल्फा स्पिन एंड -12 को बोलते हैं बीटा स्पिन। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको रखा जाता है तो या तो ये अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेते हैं। अलोंग द डायरेक्शन तो अल्फा स्पिन, अपोजिट टू द डायरेक्शन उसको बोलते हैं बीटा स्पिन। -12, जो प्रोटॉन अपने आप को, यानी जो इसका मतलब है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, मैं जब भी प्रोटॉन बोलूंगी इसका मतलब है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो प्रोटॉन अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है और इनकी जो एनर्जी है वो लेस होती है, लेस एनर्जी। और जो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है ना। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी भी चीज़ की उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, एनर्जी और स्टेबिलिटी। तो अगर हम इनको एनर्जी की फॉर्म में ऐसे शो करें तो मान लो ये हमने एनर्जी लेवल्स बना दिए, 2 एनर्जी लेवल, ऐसे हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये हमारा अल्फा स्पिन स्टेट है, अल्फा स्पिन स्टेट यानी +12, ये बीटा स्पिन स्टेट है यानी -12।
तो क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो सब चीज़ स्टेबल होना प्रेफर करती है। तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली न्यूक्लियाई तो इस अल्फा स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एक मतलब कि 100 में से बहुत कम, मतलब 100 में से एक या फिर 1000 में से एक न्यूक्लियाई अपने आप को बीटा स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ओरिएंट कर लेता है। ठीक है, तो अल्फा स्पिन स्टेट में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं कोई बिल्कुल एक दो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस होता है, मान लो इनके बीच की जो एनर्जी का गैप है वो डेल्टा ई है। ठीक है, डेल्टा ई एनर्जी गैप है। अब क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इन्होंने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया। अब इनके ऊपर हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डालते हैं, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 जूल है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी एनर्जी है ये 10 जूल है। ठीक है, तो इन पे फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्ब करेंगे ये न्यूक्लियाई, एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मान लो कि हमने कोई फ्रीक्वेंसी डाली, ये 7 जूल होगी, तो 7 जूल होगी तो भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप 10 जूल है। तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो जब 10 जूल हो जाएगी तो क्या हो गया, जो हमारा प्रोटॉन है वो फ्लिप कर जाएगा, यानी जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, यानी अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में फ्लिप कर जाएगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग ही हमें एनएमआर का सिग्नल देखने को मिलता है। जब क्या होता है कि जब इनके ऊपर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डाली जाती है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। एक बार लिख लेते हैं, द फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, द फ्लिपिंग of protons from one orientation to another take place। कब होता है ये, जब जो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी वो इक्वल हो जाए इस एनर्जी गैप के, यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए इस एनर्जी गैप के, कि इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद प्रोटॉन है वो फ्लिप कर जाता है, उसकी ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाती है। टेक प्लेस ओनली व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स, एनर्जी गैप बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स कितना है एनर्जी गैप, डेल्टा ई, मैचेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो उस कंडीशन पे हमारा प्रोटॉन फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप करने के बाद क्या होगा कि उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें सिग्नल देखने को मिलता है। तो यही बेसिस है एनएमआर स्पेक्ट्रम का। ठीक है, जब वो मैच कर जाए, यानी जो डेल्टा ई है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के इक्वल हो जाए, तो तब क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेज को, जब ये इक्वल हो जाए उस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं रेजोनेंस। इसीलिए इसको एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर स्टेज पे जब जो एनर्जी गैप है वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है, मतलब रेडियो वेव की एनर्जी के साथ मैच हो जाए, उस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं रेजोनेंस। उस स्टेज पे न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लियस इज सेड टू हैव रेजोनेंस विद इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो रेडियो वेव्स है, उनके साथ तब हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है इट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। उस पर्टिकुलर स्टेज को जब डेल्टा ई इस एच न्यू के इक्वल हो जाए, तब देन न्यूक्लियस इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। इसीलिए इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं, कि जब रेजोनेंस होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी हमारा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। देखो जो डेल्टा ई है, ये एच न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डेल्टा ई यानी एनर्जी गैप, दोनों स्पिन स्टेट्स का एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक्स इक्वेशन है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो न्यू है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। कैसे डिपेंड करता है, न्यू इज इक्वल टू गामा बी बाई 2 पाई, जहाँ पे गामा है
गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो जो H1 के लिए इसकी वैल्यू है वो होती है 26750 समथिंग, ठीक है। तो गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बी यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करें तो डेल्टा ई क्या हो गया, न्यू की वैल्यू पुट करें तो एच गामा बी बाय 2 पाई, यानी जो हमारी एनर्जी गैप है दोनों स्पिन स्टेट्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली जाएगी उतना ही ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, जो एनर्जी गैप है वो उतना बढ़ता जाएगा। हम ये दिखा सकते हैं, अगर हम इधर शो करें कि एनर्जी है, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, वैसे दोनों स्पिन स्टेट के बीच का एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, ये इनका एनर्जी गैप इस पोजीशन पे इतना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो इनके बीच का गैप भी इंक्रीज हो गया, यानी डेल्टा ई इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आगे हम करते हैं TMR स्पेक्ट्रम, द ओरिजिन ऑफ सिग्नल, कि किस तरह से सिग्नल आता है। ओरिजिन ऑफ सिग्नल, द TMR स्पेक्ट्रम। देखो हम कोई भी एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे मिथेनॉल ले लिया, एसीटोन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कुछ भी ले लिया जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई सब्सटेंस ले लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और उसके ऊपर रेडियो वेव डाली गई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो वेव उनको उसके ऊपर डाली गई। तो क्या होगा, जो जब जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी गैप और ये फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, है ना। अभी देखा हमने प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि जब ये न्यू यानी जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल रहे हैं ये न्यू, और ये एनर्जी गैप जब मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेज पे हमारे ये जो प्रोटॉन है ये फ्लिप कर जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। तो देखो जो सिग्नल है वो क्या होता है, ये एक्चुअल में एक प्लॉट होता है NMR सिग्नल, या हम लिखे NMR स्पेक्ट्रम क्या होता है। NMR स्पेक्ट्रम इज एक प्लॉट बिटवीन, ये है एक प्लॉट यानी एक ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन absorbed against मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी न्यू वर्सेस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एक प्लॉट होता है, उसको NMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस तरह से यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। मतलब हम एक और चीज देखो, या तो हम ये करें कि फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स डाल रहे हैं इस सब्सटेंस पे वो कांस्टेंट रखे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ाते जाए, या ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखे, जो रेडिएशन डाल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करते जाए, ठीक है। यानी या तो इसको चेंज कर लो और इसको कांस्टेंट रखो, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाए और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज करती जाए, ठीक है। तो इनमें से ये जो मेथड है ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है प्रैक्टिकली, कि हम फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट कर दें और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो ये
क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है ना, एच न्यू एंड इट इज ऑल्सो एच गामा बी बाई 2 पाई। तो यानी इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर बी वैल्यू पे ये डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा, जो एनर्जी गैप है उसके इक्वल हो जाएगा, हमारा प्रोटॉन फ्लिप कर जाएगा, यानी रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो मान लो ये बी हम इंक्रीज करते जा रहे, कोई सिग्नल नहीं आया, लेकिन इतनी वैल्यू पे आने के बाद हमारा प्रोटॉन फ्लिप कर गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ऐसे सिग्नल देखने को मिलता है। ये है हमारा NMR सिग्नल। तो ज़्यादा कन्वीनियंट प्रैक्टिकली ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को चेंज करते जाएं। अब देखो जितने भी एक कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हो सकते हैं, यानी देखो यही देख लेते हैं हम, जो मिथेनॉल है CH3OH, इसमें ये 3 हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच है, फिर ये 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। तो डिफरेंट इनका एनवायरनमेंट है, डिफरेंट सराउंडिंग है। तो कह रहे हैं कि ऑल प्रोटॉन्स ऑफ ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब रेडिएशन, अगर मतलब एक सब्सटेंस के सारे प्रोटॉन, एक सब्सटेंस के सारे प्रोटॉन एक ही पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। मान लो कि सबने, मान लो ये जो होता है हमारा मीथेन, इसमें सारे इक्विवेलेंट होते हैं, सारे ही प्रोटॉन सिर्फ कार्बन से अटैच है, सारे इक्विवेलेंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे ही चारों के चारों प्रोटॉन इस एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और हमें एक सिग्नल देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे एग्जांपल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर ऐसा हो कि सारे ही प्रोटॉन, यानी मिथेनॉल के ये चारों प्रोटॉन 3 ये और 1 ये चारों के चारों प्रोटॉन एक ही पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और फ्लिप करे और एक ही सिग्नल दे, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि हम इससे ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से आएगा कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन 3 प्रोटॉन के, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, इसका अलग है, तो ऐसे एक प्रोटॉन का ऐसे सिग्नल आएगा, 3 का इस तरह से अलग सिग्नल आएगा। तो क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के जो सिग्नल है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है किसी भी कंपाउंड में। तो उसकी जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, जितनी जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मतलब कि इससे पता चल जाती है अच्छे से कि कितने तरह के उसमें प्रोटॉन्स हैं। देखो डिफरेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे स्पेक्ट्रम शो करते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनका जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है हर प्रोटॉन का वो अलग अलग होता है। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, जो प्रोटॉन्स का इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए पर्टिकुलर प्रोटॉन, पर्टिकुलर प्रोटॉन। कैसे, देखो हम मिथेनॉल का ही एग्जांपल लेते हैं। ये 3 हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और ये 1 ऑक्सीजन से अटैच है। तो हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम हो जाती है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो जाती है, और इनमें ये कार्बन से अटैच है, तो कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ऑक्सीजन की कंपैरिजन देखा जाए। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की बात करें, तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इनका जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे सिग्नल शो करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए पर्टिकुलर प्रोटॉन। और दूसरी बात, द प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग प्रोटॉन, नेबर वाले प्रोटॉन की वजह से भी उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग प्रोटॉन्स, इसका एग्जांपल हम इथेनॉल से समझ लेते हैं। इथेनॉल है CH3 CH2OH। देखो ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं,
ये एक कार्बन से अटैच है, ये दो प्रोटॉन एक जैसे है, ये क्या है कि ये उस कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से अटैच है। तो इस ये दोनों प्रोटॉन, ये वाले इस कार्बन वाले प्रोटॉन और इस कार्बन वाले प्रोटॉन को देखेंगे तो इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ये ऑक्सीजन से ज़्यादा पास है, ये ऑक्सीजन की इसके कंपेरिजन में दूर है, और ये तो है ही अलग ही है क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो क्या होता है, ये तीन हाइड्रोजन एक तरह के हैं, अगर इनको हम ए नाम दें, 3A टाइप के हाइड्रोजन है, इनको बी नाम दे दे तो 2HB, ये डिफरेंट टाइप के हैं, और एक HC, यानी इसमें तीन तरह के प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका अपना अलग सिग्नल होता है, इन तीन का अपना अलग सिग्नल होता है, इस वाले हाइड्रोजन का अपना अलग सिग्नल होता है, इन दो का, इन तीन का, इस एक हाइड्रोजन का, इनके तीन सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें 3 सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करते हैं, यानी ये इसके को इफेक्ट करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको वो इफेक्ट करता है, यानी नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से भी इनका इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाता है कुछ परसेंट तक। डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स, जो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, दे रिक्वायर डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू गिव स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये ऐसे स्पेक्ट्रम शो करेंगे। मान लो एक का यहाँ आ गया, तीन का यहाँ, और दो वालों के करस्पॉन्डिंग यहाँ आया, ठीक है। तो किसी की पीक ज़्यादा होती है, लंबी होती है, किसी की कम होती है, ये डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम ले रहे हैं कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे न्यू है, इस न्यू की जगह हम इंटेंसिटी लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी शो करते हैं सिग्नल की, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी ये वाला सिग्नल 3 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग आया है, ये वाला 2 प्रोटॉन के, और ये 1 प्रोटॉन के, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसके सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके, मतलब पीएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, एक डिवाइस होता है, उसमें सैंपल रखा जाता है, उससे उसका पीएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ इस तरह से आता है स्पेक्ट्रा। ऐसे पीएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है और वो किस वैल्यू पे उसके सिग्नल आए हैं उससे उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया जाता है प्रैक्टिकली। जो पीएमआर स्पेक्ट्रा, उसकी क्या क्या यूटिलिटी है, उससे हमें क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। यूटिलिटी ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा, सबसे पहली है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ सिग्नल हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, कि कितने सेट है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के। जैसे इसमें 3 सेट है, 3 एक जैसे हैं, ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे है, एक हाइड्रोजन एक अलग है, तो इसमें 3 सिग्नल आए, तो इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 3 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल से हमें ये पता चलता है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ सिग्नल, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल से पता चलता है किसी भी प्रोटॉन का एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। जैसे जैसे ये चैप्टर शुरू हो, आगे पढ़ते जाएंगे, तभी सारी एक एक बात क्लियर होती जाएगी कि इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन, कोई सिग्नल यहाँ पे आया, कोई यहाँ पे आया, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सिग्नल आए हैं, तो इनकी पोजीशन से इनके बारे में क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। ये भी जब हम आगे डिटेल में चैप्टर की आगे स्टडी करेंगे तो ये बातें क्लियर होती जाएगी। और लास्ट में तो इतना हो जाएगा कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो आप उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट ऐसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल से ये पता चलता है। थर्ड बात है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से हमें क्या पता चलता है कि किसी की पीक छोटी है, कोई बहुत लंबी पीक है, तो वो इसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से हमें पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच सेट, ईच इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्यों बोल रहे हैं इनको, इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर, 3 हाइड्रोजन, इनको इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलेंगे क्योंकि इसके तीनों ही हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो एक, तीनों के क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है, तो तीनों का जो स्पेक्ट्रम है वो भी एक ही आता है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम आता है, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और इसके करस्पॉन्डिंग ये
नॉन इक्विवेलेंट है। अगर एक HA और एक HB को देखें तो ये नॉन इक्विवेलेंट है, अगर दो HA इनको देखें तो ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच इक्विवेलेंट सेट, कितने प्रोटॉन्स है ये पता चलता है इसकी इंटेंसिटी से। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग हमें लंबी पीक देखने को मिलती है। 4th पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ ईच सिग्नल, splitting of each signal into several peaks। इसके करस्पॉन्डिंग देखो, जो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम है, मान लो कि एक आ रहा है, 3 सिग्नल आए हैं, एक ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में पता क्या होता है कि इनमें ऐसे स्प्लिटिंग हुई रहती है, कोई 3 पार्ट्स में, कोई 2 पार्ट्स में, कोई मल्टीप्लेट में ऐसे स्प्लिट हुआ रहता है, एक्चुअल में ऐसा मिलता है। तो जो सिग्नल है इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग इनटू पीक्स। तो ये स्प्लिटिंग क्या बताती है, ये बताती है अबाउट नंबर एंड नेचर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। ये भी पॉइंट क्लियर होगा जब हम जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे, अबाउट नंबर एंड नेचर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें एक एक चीज को स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेबरिंग प्रोटॉन्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल, और बहुत सारे एग्जांपल इसके सोल्व करेंगे कि अगर हमें कोई कंपाउंड गिवन है तो उसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने NMR सिग्नल आने चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पोजीशन। तो डिफरेंट मतलब इनका अपना एक पूरा टॉपिक बनेगा। तो सारी चीज़ें सीखते जाएंगे और लास्ट में हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हमें कोई कंपाउंड दे तो हम उसका NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने, कंपाउंड्स के नंबर ऑफ सिग्नल, और बहुत सारे एग्जांपल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।